मृगनयनी। वृंदावन लाल वर्मा। भाग 13। ग्वालियर फिर से बस गया। कारीगरों और व्यवसायियों के संग अपना काम कर उठे। गांव के किसान मजदूर रोते झींकते फिर से अपने धंधे में लग गए और ग्राम पंचायतें पुनः अपने शासन नियंत्रण और संचालन के कार्य में व्यस्त हो गईं। मानो एक बड़ा अंधड़ आया था। झाड़ झाड़ियों को झकझोर गया, कुछ पेड़ों को उखाड़ गया, अनेक की डालें तोड़ गया, फिर सब ज्यों का त्यों। ग्वालियर की सीमाओं के अंतपालों सरहदी गढ़पतियों को सतर्क और सजग रखने के लिए राजा मानसिंह ने उपाय कर दिए। नरवर का विशाल गढ़ ग्वालियर के तोमरों के अधीन लगभग 150 वर्ष से चला आता था। ग्वालियर से बहुत दूर नहीं था, लगभग 50 कोस दक्षिण पश्चिम में। मालवा के सुल्तान से मोर्चा लेने के लिए पहला बड़ा अड्डा यही था। मानसिंह ने नरवर को भी सावधान कर दिया। तोमरों ने नरवर के किले को कच्छप घातों कछवाहों से लिया था। कछवाहों को ये बात कांटे सी गड़ती रही। भूमि की भूख वाले उस युग में ये बात भुलाई कैसे जा सकती थी। मानसिंह के समय में नरवर के कछवाहों का अंतिम वंशज राज सिंह था। जवानी के जोश में उसकी राज्यलिप्सा और तोमरों के प्रति प्रतिहिंसा घनीभूत हो गई थी। वो ग्वालियर की सीमा के बाहर मालवा के सरहदी नगर चंदेरी में रहता था और कभी मांडू के सुल्तान, कभी दिल्ली के बादशाह को अपने अभीष्ट की प्राप्ति के प्रति उकसाया करता था। नरवर से चंदेरी लगभग 20 कोस के अंतर पर है। चंदेरी में मालवा के सुल्तान का सूबेदार रहता था। वो ग्वालियर की शक्ति को जानता था। नरवर के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता था। सुल्तान करे तो करे, उसका निश्चय था। राज सिंह अवसर की ताक में था। चंदेरी के दक्षिण पूर्व से बेतवा पहाड़ों और जंगलों को रेती कुरेती पूर्व में लगभग 4 कोस के अंतर से उत्तर की ओर चली गई है। नई चंदेरी के किले और नगर के कोट को मालवा के सुल्तानों ने नए सिरे से बनवाया था। पुरानी चंदेरी उजड़ पड़ी थी। चंदेरी नई चंदेरी का किला नगर के ऊपर उत्तर से पूर्व की ओर घूमकर जाने वाली एक ऊंची पहाड़ी पर था। चंदेरी का सूबेदार इसी में रहता था। नीचे बसा हुआ नगर सदन था। यहीं एक बड़े भवन में राज सिंह रहा करता था। उसके पड़ोस में एक गायक था जिसके गले की मधुरता और वीणा पर अंगुलियों की चतुराई विख्यात हो गई थी। वो राज सिंह को अपना गायन और वीणा वादन कभी कभी सुनाया करता था। दोनों में मैत्री थी। गायक को इससे यदाकदा कुछ सहायता मिल जाती थी। सूबेदार गायन वादन का शौकीन नहीं था, फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत साथ देता था। गायक का नाम बैजनाथ था, जाति का ब्राह्मण। गायन वादन का अभ्यास बढ़ाने में उसको दिन और रात, भूख और प्यास, अवसर और कुअवसर की परवाह नहीं रहती थी। नगर में उसे बैजू कहते थे। बैजू के घर के सामने एक चित्रकार की लड़की रहती थी। वो चित्रकारी से बढ़कर संगीत कला में निपुण थी। वर्ण संकर होने के कारण उसका युवावस्था प्राप्त हो जाने पर भी विवाह नहीं हुआ था। रूपवती थी, लाखी से कुछ मिलती जुलती। बैजू से उसने गायन वादन भी सीखा था, परंतु चित्रकारी में उसे विशेष रुचि थी। राज सिंह के भवन पर जब बैजू गाता था तो लड़की तंबूरे का साथ देती थी और बीच बीच में अपने कंठ से उसकी लय को साधती थी। पिता ने मरते मरते तक विवाह की चर्चा की। कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। उसने भी विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर ली। उसका नाम कला था। शरद ऋतु लग गई। शुक्ल पक्ष की चांदनी पेड़ों के लहलहाते पत्तों और दूबा पर बैठी हुई ओस की बूंदों के साथ खेलने लगी। शरद पूर्णिमा की रात में बैजू का गायन राज सिंह के यहां हुआ। कला तंबूरे की झंकार और बीच बीच में अपने स्वर से उनका साथ दे रही थी। कला की आंखें आई हुई थीं। हल्दी का भीगा कपड़ा आंखों पर डाले थी। रस्म इतनी इबी हुई थी कि आई आंखों की उसको चिंता न थी। राज सिंह की छोटी सी सभा में उसके कई मित्र बैठे थे। उनमें से एक चारण था। चारण कुछ कहने के लिए उतावला था। गायन के बीच बीच में उसी के मुंह से सबसे ज्यादा वाह वाह निकल रही थी। गायक बैजू उस वाह वाह पर कृतज्ञता ज्ञापन के लिए मुस्कुरा भर देता था। चारण की वाह वाहे के प्रति कृतज्ञता प्रकट न करना अनिष्ट तो होता ही, शायद कभी हानिकारक भी हो सकता था। गायन की समाप्ति पर राज सिंह ने यथासामर्थ्य गायक को कुछ भेंट किया। चारण बोला, आप जैसे गायक हो बैजनाथ जी, वैसा दान राज सिंह जी उस दिन देंगे जब इनकी पुरानी बापौती लौट आवेगी। राज सिंह ने उठी हुई सांस को रोका। बैजू ने कहा, जो मिल जाए वही बहुत है। अपनी आत्मा के भीतर से जो कुछ पाता है वो सबसे बढ़कर है। चारण ने अपने भाव की धार तेज की। जब नरवर के किले में इनका झंडा फहरावेगा तब मैं इनको कहूंगा, तभी आपको मेरे राजा सोने और मोतियों से आदर देंगे। तभी मेरी छाती जुड़ाएगी, मेरी आत्मा भी, और तभी मैं सबके सामने जमल करूंगा और मद का प्याला बांटकर पीऊंगा। राज सिंह के मुंह से निकला। कला ने आंखों की पट्टी को जरा सा हटाकर राज सिंह की ओर देखा। चारण बोला, हमारे परसों ने राज सिंह जी के पुरखों के साथ नरवर को छोड़ा था जब तोमरों ने नरवर कर हरण किया। हमको आन है कि तब तक नरवर में पैर नहीं रखेंगे जब तक कछवाहों का राज्य नरवर में फिर से नहीं हो जाए। बैजू राजनीति को नहीं जानता था। उसे लगा राज सिंह किसी दिन अपने कुछ साथियों और चंदेरी के सूबेदार के संग नरवर पर धावा कर बैठेगा, जिसका परिणाम बड़ा अधिक अच्छा कम होगा। हमारे लिए तो बिना राज्य के भी आप राजा है। नरवर बहुत बड़ा किला सुना है, बहुत रक्तपात होगा। बैजू ने कहा, राज सिंह नशा किए था। मर जाऊंगा किसी दिन। अपनी भूमि को फिर से पाए बिना मर जाना ही अच्छा। कला ने फिर आंख की पट्टी को उठाया। उसने राज सिंह को ऐसी बात कहते पहले कभी नहीं सुना था। चारण ने चर्चा को तेज किया। मर क्यों जाओगे कुमार, मारोगे और नरवर को फिर पाओगे।
चंदेरी के सूबेदार, मालवा के सुल्तान, आपको यूं ही नहीं मर जाने देंगे, यूं ही मरते हैं सियार। राजपूत ऐसे नहीं मरा करते। राज सिंह ने सिर हिलाकर बताया कि उसका प्रयोजन मारकर मरने से था, यूं ही मर जाने का अभिप्राय न था। चारण ने एक उत्तेजक कवित सुनामा, जिसका तात्पर्य था सिंह और राजपूत कहीं भी जाकर अपने बाहुबल से राज्य को बना लेते हैं। बैजू के गायन का जो प्रभाव हो जा था, उस पर अपने प्रभाव को चढ़ा देने का उस कवित पाठ का उद्देश्य अधिक था, राज सिंह को भड़काने का कम। बैजू को न तो कवित का साहित्य अच्छा लगा, न उसके पाठ की कर्कश ध्वनि। कला तमूरे को आवरे में रखती हुई कुछ सोचने लगी। राज सिंह ने बैजू को प्रसन्न करने के लिए कहा, बैजनाथ जी, वो शुभ घड़ी भी किसी दिन भगवान लाएंगे। देर सवेर जब आएगी आएगी अवश्य, परंतु उस घड़ी के आने के पहले आपकी अनेक बैठकें होंगी और आपका सम्मान किया जाएगा। दिवाली आ रही है और उसके उपरांत फिर देवठान एकादशी, फिर कार्तिक पूर्णिमा, फिर ब्याह पंचमी। बैजू ने राज सिंह की सूची को आगे बढ़ने से रोक दिया। इन त्योहारों पर मैं चंदेरी में नहीं रहूंगा। सुना है ग्वालियर का राजा संगीत का बड़ा प्रेमी है और जानकार भी। देश देशांतर के गवैये वहां इकट्ठे होने वाले हैं। मैं उस उत्सव को देखना चाहता हूं। राज सिंह ने सिर नीचा कर लिया। चारण ने दबे स्वर में कहा, ग्वालियर का राजा, वही तो हम लोगों का पुराना बैरी। बैरी तो नरवर है। बैजू ने भोलापन प्रकट किया। उसी के राज्य में तो नरवर है, चारण ने बताया। राज सिंह का एक मित्र बोला, सुल्तान ग्वालियर पर चढ़ाई करने वाला है। मांडू में तैयारी हो रही है, उस मास तक कूच हो जाएगा। राज सिंह के मन में यकायक एक विचार उठा। एक क्षण अपने मित्र की ओर देखकर उसने कहा, इनको जाना चाहिए, एक लाभ होगा। तुम भी जाओगी कला? कला ने सिर नीचे किए हुए उत्तर दिया, जाना तो चाहती हूं। गुरुजनों की आज्ञा मिल गई तो चली जाऊंगी। बैजू की समझ में साफ साफ नहीं आ रहा था। उसने वैसे ही हामी का सिर हिला दिया। राज सिंह के कंठ में यकायक मिठास आ गई। जाना अच्छा रहेगा, बहुत ठीक रहेगा, बहुत कुछ काम बन सकता है, उसने संकेत भरे शब्द में कहा। बैजू बोला, आपकी कृपा से सब ठीक रहेगा। देखूंगा कौन कौन गवैये सामने आते हैं ग्वालियर में। चारण और राज सिंह ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसके मित्र ने भी किसी आकस्मिक रहस्य को जानने का कुतूहल व्यक्त किया। कला ने भी आंख की पट्टी उघाड़कर जहां की तहां कर ली। राज सिंह ने कला से अकेले में कुछ कहा, फिर तितर बितर हो गए।